German Zeppelin Hindenburg, Queen of the Skies. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डिकोडेड। 3 मई 1937 शाम के करीब 8 बजे जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से हिंडनबर्ग हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। हवाई जहाज जा रहा है अटलांटिक ओशियन के उस पार, अमेरिका में न्यू जर्सी शहर में। इसमें करीब बैठे हैं 97 लोग, जिसमें 36 पैसेंजर और 61 क्रू मेंबर्स हैं। और जो हवाई जहाज़ का लफ्ज़ मैं इधर कह रहा हूँ, इसका मतलब कोई एरोप्लेन नहीं है, बल्कि हवाई जहाज़ का मतलब यहाँ पर है एक एयरशिप। हिंडनबर्ग एक एयरशिप है और दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप है। लंबाई में 245 मीटर लंबा। इसका साइज़ कंपेयर करें बोइंग 747 जहाज़ से, तब आपको दिखेगा एक्चुअली में ये कितना बड़ा है। टाइटैनिक जहाज़, जो दुनिया में एक समय में सबसे बड़ा जहाज़ हुआ करता था, लंबाई में ये उससे सिर्फ 24 मीटर छोटा था। यही वजह है कि हिंडनबर्ग को क्वीन ऑफ द स्काइज कहकर बुलाया जाता था और इसे नाज़ी जर्मनी की शान माना जाता था। हिंडनबर्ग एयरशिप के अंदर का नज़ारा काफ़ी कमाल का था। आसमान में उड़ते हुए लोगों को ऐसी लग्जरी मिलती जो शायद आज के ज़माने में ही ना मिले। लोगों के सोने के लिए अलग अलग कमरे थे, सेपरेट डाइनिंग रूम था जहाँ सब साथ में खाना खा सकते थे, सेपरेट लाउंज था जिसमें एक बड़ा ग्रैंड पियानो रखा गया था, और यहाँ तक कि एक रीडिंग और राइटिंग का रूम भी हुआ करता था। और उस एक टिकट का प्राइस उस ज़माने में $700 के बराबर हुआ करता था, जो आज के ज़माने के $7,000 से भी ज़्यादा पड़ेगा। बेसिकली सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे इसमें ट्रैवल करना। 6 मई 1937 3 दिन के लंबे सफ़र के बाद हज़ारों मीलों दूर हिंडनबर्ग पहुंचता है अमेरिका के शहर न्यू जर्सी में, और इसे लैंड करना है न्यू जर्सी के लेक हर्श नेवल एयर सेंटर पर। धीरे धीरे ये नीचे उतरना शुरू होता है। शाम के 7 बजे हैं। नीचे मौजूद लोग इसकी रस्सियां पकड़ते हैं। इसकी लैंडिंग का अलग ही तरीका हुआ करता था। आसपास बहुत से लोग आए हुए हैं इसकी लैंडिंग देखने के लिए, क्योंकि एक बड़ा ही हिस्टोरिक जहाज है, तो कुछ कैमरामैन भी वहां मौजूद हैं। उस दिन हिंडनबर्ग की ये लैंडिंग कैमरे में भी फिल्म करी जा रही है। मौसम इस वक्त थोड़ा खराब हुआ है, बादल आए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। जहाज के कैप्टन एक शार्प टर्न लेते हैं जहाज को हवाओं के साथ अलाइन करने के लिए। ग्राउंड में मौजूद क्रू रस्सियों को सिक्योर करने भागता है। लैंडिंग होने ही वाली होती है कि अचानक से एक बड़े धमाके की आवाज सुनी। पलक झपकते ही ये पूरी एयरशिप आग के लपटों में घिर चुकी है। 34 सेकंड में, सिर्फ 34 सेकंड्स में ये जहाज क्रैश करता है और आग में पूरा तबाह हो जाता है। The actual crash of the Hindenburg, an airship destroyed in less than half a minute, seared and scorched skeleton of what was once a mighty airship. हिंडनबर्ग डिजास्टर दुनिया हिला देता है। आखिर क्या वजह थी इस हादसे के पीछे? एक्सपर्ट और इन्वेस्टिगेटर जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से 3 मेन थ्योरी सामने आती है। पहली थ्योरी ये थी कि इस एयरशिप को सैबोटाज का शिकार बनाया गया। नाजी जर्मनी की शान को मिटाने के लिए एक खतरनाक प्लान का हिस्सा था। कुछ लोगों का मानना था किसी एंटी नाजी एक्टिविस्ट या किसी दूसरे मुल्क ने हिंडनबर्ग में पहले से ही बम छुपा रखा था, तभी अचानक से इतना बड़ा धमाका हुआ। और कुछ लोगों का यह मानना था कि एडोल्फ हिटलर ने खुद ही हिंडनबर्ग को उड़ा दिया। हिटलर के ही लोगों ने यहाँ बम प्लांट किया अपने ही देश के एयरशिप को उड़ाने की। क्या वजह थी इसके पीछे? असल वजह यह थी कि इन एयरशिप को बनाने वाली कंपनी के मालिक थे ह्यूगो एक्नर, और ये ऐसे गिने चुने लोगों में से थे जो उस टाइम खुले आम और ओपनली हिटलर के खिलाफ बोला करते थे। पब्लिकली हिटलर के खिलाफ आवाज़ उठाना उस वक्त कोई आम बात नहीं थी। लेकिन जब 1933 में नाजी पार्टी पावर में आई तो ह्यूगो एक्नर को भी उठाने की कोशिश की गई, लेकिन इस अरेस्ट को ब्लॉक करा दिया गया उस वक्त के प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडनबर्ग के द्वारा। सही सुना आपने, उस वक्त जो जर्मनी के प्रेसिडेंट थे उनका नाम हिंडनबर्ग था। इसलिए आप आसानी से गेस कर ही सकते हो कि कैसे इस एयरशिप को नाम दिया गया। 3 साल बाद 1936 में दुनिया का एक बहुत बड़ा एयरशिप तैयार होकर आया, तो हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स ने ये रिक्वेस्ट की एक्नर से कि इसका एयरशिप का नाम हिटलर के नाम से रख दो। तो ह्यूगो एक्नर ने अभी भी घुटने नहीं टेके, तो उन्होंने इस हवाई जहाज का नाम हिंडनबर्ग के नाम पे रख दिया। तो कुछ लोगों का मानना ये था कि हिटलर ने ही इस एयरशिप को उड़ा दिया बम से, ताकि एक्नर की जो रेपुटेशन है जर्मनी में वो ख़राब हो सके। तो दोस्तों, इससे पहले जब हिंडनबर्ग ने अपना पहला सफ़र किया था तो हिटलर की सरकार ने इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की थी अपना नाजी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। आप इस जहाज़ की कई फ़ोटोज़ में देख सकते हैं कि इस जहाज़ के पीछे नाजी पार्टी का झंडा लगा हुआ है। कहा जाता है ह्यूगो एक्नर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, लेकिन जब नाजी पार्टी ने कंट्रोल लिया इन एयरशिप्स का,
तो उन्होंने अपने ही कुछ बंदों को बिठाया और उनके जो चाटुकार लोग थे वो काफ़ी क्वालिफाइड भी नहीं थे, इसलिए वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इग्नोर कर देते थे। तो इसीलिए जब हिंडनबर्ग ने अपना पहला सफ़र किया था तो वो बाल बचा था क्रैश होने से। तो इसके बाद एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट भी हुआ था नाज़ी प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री और एक्नर के बीच में। लेकिन हम जब दूसरी थ्योरी की तरफ आए तो दूसरी जो थ्योरी है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की तरफ इशारा करती है, जो एयरशिप के एटमॉस्फेयर से गुजरने से जनरेट हुई। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटीज़ के बारे में स्कूल में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। कहा गया हिंडनबर्ग के मेटेलिक फ्रेम पे स्टैटिक चार्ज का बिल्डअप हो गया था, एक स्पार्क हुआ और इसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन गैस इग्नाइट हो गई। यहाँ कहा जाता है एक शार्प टर्न लिया था पायलट ने, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। और इसके बाद आती है तीसरी थ्योरी जो लाइटनिंग फोर्स पे फोकस करती है। मैंने बताया था उस दिन मौसम ख़राब था, कहा जाता है बिजली कड़की होगी जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर आग लग गई थी। एक्चुअली कौन सी थ्योरी यहाँ पर फिट बैठती है ये समझने से पहले हमें हिस्ट्री जाननी होगी एयरशिप्स की। आजकल हवा में उड़ना एरोप्लेन के जरिए काफ़ी कॉमन चीज़ बन गई है हमारे लिए, लेकिन अगर हम 500 साल पीछे जाए तो लोग सिर्फ सपने ही देख सकते थे हवा में उड़ने के। 1500 की बात है, लोग आसमान में चिड़ियों को उड़ते हुए देखते थे और काफ़ी जेलस फील करते थे। लोगों को लगता था अगर हम भी किसी तरह अपने हाथों पे पंख लगा ले तो हम हवा में आराम से उड़ सकते हैं, और बहुत से लोगों ने यही करने की कोशिश करी। साल 1507 में जॉन डैमियन नामी बंदे ने अपने हाथों को मुर्गी के पंख से कवर कर दिया और स्कॉटलैंड में एक कैसल की छत से छलांग मार दी। अपने हाथों को ऐसे फड़फड़ाने लगे जैसे चिड़िया उड़ती है, कि इस उम्मीद में कि वो भी उड़ने लगेंगे, लेकिन वो थर्म से जाके नीचे गिर जाते और गिरते ही उन्होंने अपनी हड्डियां तोड़ दी। तो बाद में जब उनसे पूछा गया तो वो ये ब्लेम करते थे अगर मैं मुर्गी की जगह ईगल के पंख लगा लेता तो काश मैं उड़ पाता। वो अकेले नहीं थे दोस्तों, हिस्ट्री में ऐसे बहुत से लोगों ने कोशिश करी, कभी किसी टावर से छलांग मार के, कभी किसी बिल्डिंग से छलांग मार के, कभी किसी बैलून के जरिए और मुर्गी के पंख लगा के। इसके बाद लोगों ने रियलाइज़ किया कि अगर हमें आसमान में उड़ना है तो दो ही तरीके हो सकते हैं। पहला कि हम अपने आप को हवा से हल्का बना लें जैसे बैलून के जरिए, और दूसरा कि हम इतनी पावर जनरेट कर सके कि हम आसमान में टेक ऑफ कर सकें। दूसरे तरीके में हमें हवा से हल्के होने की ज़रूरत नहीं। आजकल आप आसमान में जितने भी एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखते हो वो इस दूसरे तरीके का इस्तेमाल करते हैं, इतनी पावर जनरेट करते हैं कि वो ऊपर हवा में उड़ सके। लेकिन इन एयरशिप्स की जो कहानी है दोस्तों वो इस पहले तरीके की है, हवा में उड़ना अपने आप को और हल्का बनाकर। साल 1770s की बात है कि फ्रांस में दो भाई थे, जोसेफ मिशेल और जैक्वेस एटिन मोंटगोल्फियर नाम से। बड़े इंटेलिजेंट और क्रिएटिव भाई थे। एक दिन ये अपने घर में देखते हैं कि कोई आग पर अपने कपड़े सुखा रहा है। जोसेफ ऑब्जर्व करते हैं कि जो आग की वजह से हीट निकल रही है उसकी वजह से कपड़े ऊपर की तरफ उड़ने लग रहे हैं। इसी से उन्हें आइडिया आता है कि क्यों ना ये चीज़ बड़े स्केल पे की जाए। शुरुआत में ये एक छोटा सा बक्सा बनाते हैं पतली सी लकड़ी से बना हुआ, और उसको चारों तरफ एक लाइट वेट कपड़े से कवर कर दिया जाता है। इस बक्से के अंदर ये थोड़ा सा पेपर क्रम्बल करके उसके अंदर आग लगा देते हैं, और ये ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे आग की वजह से पूरा का पूरा बक्सा ही उड़ रहा है। इसके बाद ये अपने भाई के साथ लग जाते हैं इसी ही चीज़ का एक बड़ा सा मॉडल बनाने। 14 दिसंबर 1782 को एक बड़ी फ्लाइट कंडक्ट की जाती है इस बड़े मॉडल के साथ। ये वूल और हेल पे आग लगाते हैं जो एक लिफ्टिंग फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि जो बक्से का कंट्रोल है वो लूज कर देते हैं, और वो 2 किलोमीटर बाद वो बक्सा किधर और ही उड़ रहा होता है। अगले साल 1783 को ये एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं फ्रांस के राजा किंग लुई के सामने, उनके महल वर्साए में। इस डेमोन्स्ट्रेशन में ये एक मुर्गी और बत्तख को रखते हैं और ये दिखाते हैं राजा को कि ये उड़ सकते हैं। तो जब राजा इस चीज़ को देखते हैं तो वो कहते हैं ये तो बड़ा कमाल है, और उसके बाद इन दोनों भाइयों को परमिशन मिल जाती है कि इंसानों में को भी इसमें बिठाया जाए। कुछ इस तरह से इन्वेंशन होता है दोस्तों हॉट एयर बैलून का। जैक्स पहले आदमी बनते हैं आसमान में उड़ने वाले एक हॉट एयर बैलून। आगे चले हम अपनी कहानी 1850s में, जर्मनी के एक छोटे से शहर में। यहाँ एक यंग लड़का रहता था, फर्डिनेंड एडोल्फ हाइनरिश ऑगस्ट ग्राफ वॉन ज़ेपेलिन के नाम से। बड़ा लंबा ही नाम है, ये पूरा इसका नाम था। देखो नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएगा। ये लड़का अमेरिका में जाता है और अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान देखता है कि कैसे यूनियंस की जो आर्मी है वो बैलून्स का इस्तेमाल कर रही है आर्मी में। इसकी बैलून्स में दिलचस्पी बढ़ती है जैसे जैसे ये आर्मी में ऊपर भी उठता रहता है रैंक में। और साल 1874 में ये लड़का एयरशिप के आइडिया को अपनी डायरी में पहली बार लिखता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आते आते बैलून जो थे वो काफ़ी एडवांस हो चुके थे।
बैलून्स पर भी इंजन लगाए जा रहे थे ताकि बैलून्स को किसी डायरेक्शन में ले जाया जा सके। कुछ बैलून स्टीम इंजन का इस्तेमाल करते थे और कुछ इलेक्ट्रिक पावर इंजन का इस्तेमाल करते थे। साल 1891 में ज़ेपेलिन 52 की एज में रिजाइन कर जाता है आर्मी से और अपना पूरा ध्यान एयरशिप को डेवलप करने में लगाता है। यहाँ आइडिया था कि बैलून में तो सिर्फ एक ही गैस पैक होता है, मल्टीपल गैस पैक्स को अगर हम इस्तेमाल करें और किसी तरीके से हम पूरे स्ट्रक्चर को रिजिड बना दें तो एक बहुत बड़ा और एक बहुत बेहतरीन तरीके का हवाई जहाज़ बना सकते हैं। इंजीनियर्स की टीम के साथ ज़ेपेलिन अपने आइडिया को रिफाइन करने के लिए काम करते हैं। एक एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क बनाया जाता है। 1898 में इनको अपनी पहली इन्वेस्टमेंट मिलती है, जिसकी वजह से अपना पहला एयरशिप बनाते हैं, जिसका नाम ये रखते हैं LZ-1। और यही वजह है दोस्तों कि आज तक हम एयरशिप्स को ज़ेपेलिन करके भी पुकारते हैं, क्योंकि जिस आदमी ने इन्हें इन्वेंट किया था उनका खुद का नाम ही ज़ेपेलिन है। आगे की कहानी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और अड़चने आती। ज़ेपेलिन्स हाइड्रोजन पावर्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अमेरिका में हीलियम का इस्तेमाल किया जाता था। दोनों गैसेस में फ़र्क बहुत बड़ा है। हाइड्रोजन गैस पे आग बड़ी आसानी से लग जाती है, लेकिन हीलियम एक इनर्ट गैस है जिस पर आग नहीं लगती। कॉन्सेप्ट सेम है, ये दोनों एयर गैसेस हवा से हल्की हैं, जिसकी वजह से हवा में उड़ सकते हैं। 2 जुलाई 1900 को ज़ेपेलिन अपनी पहली उड़ान पूरी करता है। 20 मिनट तक ये आसमान में सफ़र करता है, लेकिन कुछ डैमेज हो जाता है लैंडिंग में। ज़ेपेलिन इसे रिपेयर करने का काम शुरू करते हैं, लेकिन पैसे की कमी होती है। मुश्किल से ये अपनी बीवी से कुछ चीज़ें मॉर्गेज रखवा कर पैसों का बंदोबस्त करते हैं। LZ-2 बनता है 1905 में, लेकिन टेक ऑफ करने से पहले ही कुछ कंट्रोल पार्ट टूट जाता है, जिसकी वजह से ये कभी टेक ऑफ ही नहीं कर पाता। एक और साल लग जाता है इन्हें रिपेयर करने में। 1906 में ये वापस से टेस्टिंग करते हैं, लेकिन एक और बड़ा फ्लॉप। बड़ी तेज़ हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से कंट्रोल लूज हो गया। बचे कुचे पार्ट से ये LZ-3 बनाते हैं। मिलिट्री को दिखाना चाहते थे कि क्या बनाया है इनने यहाँ पर, लेकिन मिलिट्री कहती थी कि क्या ये 24 घंटे तक ड्यूरेबल रह सकता है, इससे पहले ये ड्यूरेबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ेगा, लेकिन ये फेल हो जाता है। इस टेस्ट को पास करने के लिए ये LZ-4 बनाते हैं, लेकिन एक रात बहुत बड़ा तूफान आता है, जिसकी वजह से ये पूरा LZ-4 तूफान में तबाह हो जाता है। High winds, the Zeppelin breaks free from its moorings, and suddenly, the entire airship explodes. ये कहानी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस रियल लाइफ कोट का, ट्राई टिल यू सक्सीड। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सेम इसी टाइम में 1903 में फेमस राइट ब्रदर अपनी पहली उड़ान कंप्लीट करते हैं एक एरोप्लेन में। इनकी कहानी अपने आप में ही बड़ी हिस्टोरिक है। इतनी सारी कोशिशों के बाद ज़ेपेलिन को पब्लिसिटी मिलने लगी। लोगों ने देखा कि कितनी बारी ये बंदा ट्राई कर रहा है एयरशिप बनाने के लिए, जिसकी वजह से इन्हें थोड़े और पैसे मिल पाते हैं और ये अपनी ही कंपनी बनाते हैं। LZ-3 पे ये वापस से ही काम करते हैं और कुछ सालों बाद 1908 में कुछ टेस्ट फ्लाइट्स करी जाती हैं। ख़राब वेदर था, लेकिन ये टेस्ट फ्लाइट्स सक्सेसफुल होती है और इसके बाद आके LZ-3 को गवर्नमेंट ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेती है और ज़ेपेलिन की बहुत तारीफ करी जाती है यहाँ पर। अगले साल ज़ेपेलिन कुछ इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, लेकिन 1907 में इनकी मौत हो जाती है। वर्ल्ड वार एंड होती है 1918 में और ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग जर्मनी को कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट रखना अलाउ नहीं था। अभी तक इन एयरशिप्स का इस्तेमाल सिर्फ मिलिट्री के लिए ही किया जा रहा था। और यहाँ पर आके हमारी कहानी में एंट्री होती है डॉक्टर ह्यूगो एक्नर की। ज़ेपेलिन की मौत के बाद ये कंपनी को टेक ओवर करते हैं। ये पहले होते हैं रियलाइज़ करने वाले कि मिलिट्री और वार के टाइम पे ही नहीं, हम कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए भी एयरक्राफ्ट और एयरशिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ 1924 में LZ-126 अपनी पहली उड़ान भरता है। इनको उड़ाने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद ह्यूगो एक्नर है। 8000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय किया जाता है 80 घंटों में। अमेरिका में जब ये एयरशिप लैंड करती है तो लोग इसका तालियों से स्वागत करते हैं। इसे एक एंजल ऑफ पीस बुलाते हैं। एक ऐसी मशीन जिसका इस्तेमाल अभी तक सिर्फ वॉर के लिए किया जा रहा था और अभी इसका इस्तेमाल आवाम के लिए किया जा रहा है। एक्नर इसका अगला मॉडल तैयार करते हैं सन 1928 में, लेकिन इनकी कहानी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं थी। जैसे मैंने बताया 1933 में नाज़ी पार्टी पावर में आती है और एक्नर ऐसे लोगों में से थे जो ओपनली हिटलर के खिलाफ बोलते थे। अब इतने सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि हिंडनबर्ग डिजास्टर के पीछे एक्नर और हिटलर का कोई रोल नहीं। सबसे बड़ी वजह इस एक्सीडेंट के पीछे द मोस्ट प्रोबेबल थ्योरी बताई जाती है हाइड्रोजन की लीकेज होना और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से धमाका। अनफॉर्चुनेटली ये डिजास्टर सारी एयरशिप्स की रेपुटेशन गिरा देता है।
लोगों को रियलाइज़ होता है कि हाइड्रोजन पे आग लगना कितना आसान है। इनमें ट्रैवल करना काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। हालांकि उस वक्त हीलियम गैस भी इस्तेमाल की जा रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हीलियम गैस की सप्लाई उस वक्त सिर्फ अमेरिका के पास ही थी मेजरली, और अमेरिका ने एक पाबंदी लगा दी थी हीलियम गैस के एक्सपोर्ट पर। 1940s तक आते आते एक तो एयरशिप की रेपुटेशन गिरती जा रही थी, लोगों को डर लग रहा था इनमें ट्रैवल करने में। दूसरी तरफ क्या होता है कि एयरप्लेन्स इम्प्रूव होने लग जाते हैं। पैसेंजर्स प्लेन की स्पीड, रिलायबिलिटी और ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी इम्प्रूव हो रही थी। एयरप्लेन्स के कंपैरिजन में एयरशिप्स की जो स्पीड थी वो काफ़ी स्लो थी, अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर, और वहीं एयरप्लेन 700, 800, 1000 की स्पीड से दौड़े जा रहे हैं। हीलियम गैस मिलने पर भी मुश्किल हो रही थी और ख़राब वेदर की वजह से काफ़ी वैल्यूएबल भी थी। यही वजह है दोस्तों, हमारे जैसे जनरेशन के लोगों ने कभी ना इस एयरशिप में ट्रैवल किया और ना ही कभी इन्हें देखा। काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इनमें ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग होता था। एक लो एल्टीट्यूड के साथ इतना स्लो उड़ना, और वो भी इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियों के साथ, क्या खूबसूरत नज़ारा दिखता हो। अच्छी खबर ये है कि आने वाले सालों में ये एयरशिप दोबारा रिवाइव हो सकती है। साल 2017 में एक यूके की कंपनी है हाइब्रिड एयर व्हीकल्स, इन्होंने अपनी बड़ी सी एयरशिप की टेस्ट फ्लाइट करी, एयरलैंडर 10। इसे दुनिया का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कहा जाता है। आजकल हीलियम गैस मिलने पर इतनी दिक्कत नहीं होती, तो ये ज़्यादा सेफ है। प्लस क्लाइमेट चेंज की वजह से कार्बन एमिशन बढ़ रही है, तो एयरशिप एयरप्लेन्स की बनिस्बत कम कार्बन एमिशन करती है। फ्यूल कॉस्ट भी कम होती है, और अक्सर ये साइलेंटली उड़ती रहती हैं बिना किसी नॉइस के। तो एस्टिमेट किया जाता है कि इस कंपनी की वजह से 2030 में कमर्शियल फ़्लाइट्स भी ऑपरेट की जाएंगी। कैसी होंगी ये तो टाइम ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल डीकोडेड को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन को भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।